In the last module, we have discussed the titration curve of glycine. From the titration curve of glycine, we can derive several important pieces of information. ये टाइट्रेशन कर्व है जो हमने लास्ट मॉड्यूल में डिफाइन किया था. इसमें हम कुछ इसकी इंफॉर्मेशन और कुछ इन्फ्रेंसेस से हम क्रिएट करेंगे. इन दिस मॉड्यूल वी विल सी दैट पर्टिकुलर इन्फ्रेंस फ्रॉम विच वी हैव derived from this particular curve about its pK1, pK2 and isoelectric point or PI. First, it gives a quantitative measure of pKa of each of the two ionizing groups. कि ये क्या डिफाइन करता है कि दोनों आयनाइजिंग ग्रुप, एक जो अमाइनो है एक कार्बोक्सिल है, उसकी pKa वैल्यू टाइट्रेशन कर्व से हम डिफाइन कर सकते हैं. एंड द for the pKa of the carboxyl group is 2.34 and that of amino group is 9.6. The second piece of information is that this amino acid has two regions of buffering power. कि इस अमाइनो एसिड के दो पर्टिकुलर रीजन्स हैं जो इसको बफरिंग कैपेसिटी देते हैं. बफर हम as we already know is a solution which resist in change in pH. So pK1 और pK2 के अराउंड जो एरिया है, 1 pH above than pK1 and pK2 and 1 pH above and 1 pH below is the buffering zone. One of these is the relatively flat portion of the curve extending for approximately 1 pH unit on either side of the pK1 or that is of 2.6, indicating that glycine has a good buffering capacity and good buffering zone around pH 2.6. इसी तरह सेकेंड जो उसका pK2 है वहाँ पे भी 9.1 के अराउंड भी 1 pH प्लस एंड 1 pH माइनस ऑफ दिस 9.2 के अराउंड जो है वो भी बफरिंग जोन है इस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का. द अदर बफरिंग जोन इज सेंटर्ड अराउंड pH 9.6. नोट दैट ग्लाइसिन is not a good buffer at pH of intracellular fluid क्योंकि pH इंट्रासेलुलर फ्लूइड की और ब्लड की जो pH है वो अराउंड 7.4 है. इसका पहला बफरिंग जोन है वो 2.3 के अराउंड है, उसकी प्लस माइनस 1 pH, और इसी तरह सेकंड जो बफरिंग जोन है वो 9.6 के 1 प्लस और नेगेटिव प्लस माइनस 1 pH ऑफ 9.6 जो है वो सेकंड बफरिंग जोन है. तो 7.4 के अराउंड इसका कोई अच्छा बफरिंग जोन नहीं है. इट मीन्स कि बफरिंग जोन यहाँ 2.3 के अराउंड हम क्यों कहते हैं. द फर्स्ट बफरिंग जोन हम 2.3 के अराउंड क्यों कहते हैं कि यहाँ पे वी कैन सी हियर दैट यहाँ पे आके ये कर्व जो है ये फ्लैट हो गया कि यहाँ एडिशन ऑफ अल्कली जो है वो बहुत ज़्यादा इसको चेंज नहीं कर रही, जबकि यहाँ पी पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे आके ये वर्टिकल हो गई है. सिमिलरली जब 9.6 पे हम जाते हैं तो यहाँ पे भी एडिशन ऑफ मोर अल्कली इसको बहुत ज़्यादा अब्रप्ट चेंज नहीं कर रही, सो ये रेजिस्ट कर रही है इन पीएच. तो सेकंड बफरिंग जोन जो हम बोल रहे हैं वो अमाइनो ग्रुप का है एंड दिस इज 9.6 के 1 pH प्लस 1 pH एंड माइनस 1 pH ऑफ द 9.6. इसी तरह फर्स्ट बफरिंग जोन जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप के जिसकी pH है pKa के इक्वल है 2.3, इसके प्लस 1 और माइनस 1 pH के अराउंड जो है ये बफरिंग जोन है जिस पे द एडिशन ऑफ अल्कली रेजिस्ट इन द चेंज इन द pH. Another important piece of information derived from the titration curve of an amino acid is the relationship between its net charge and the pH of the solution. At pH 5.97, glycine is present predominantly at its dipolar form, that is fully ionized but no net electric charge. के 5.97 pH जो है ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, आइसोइलेक्ट्रिक pH है जिसके ऊपर कोई नेट चार्ज अवेलेबल नहीं है ऑन दी अमाइनो एसिड. We can see here in this diagram that at pi
which we have defined is the isoelectric point or isoelectric pH. इसके ऊपर there is no net charge, जितना ही नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है. So this is another information which is derived from the titration curve of the amino acid glycine. The characteristic pH at which the net electric charge is zero is called the isoelectric point or isoelectric pH and designated as PI. PI क्या है? Isoelectric point और isoelectric pH जिसके ऊपर there is no net electric charge is present in that particular amino acid. For glycine, अब इसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है कि जो PI है या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो कैसे कैलकुलेट होगा. वन इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द टाइट्रेशन कर्व, वहाँ पे हमने प्रेजेंट किया जहाँ वर्टिकल लाइन आ गई, उस एरिया में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ रहा है. सेकेंडली हम इसको न्यूमेरिकली डिफाइन करेंगे. वो इस तरह है कि फॉर ग्लाइसिन विच हैज़ नो आयनाइजेबल ग्रुप इन इट्स साइड चेन, इसके अंदर कोई आर ग्रुप नहीं है, कोई साइड चेन नहीं है, सिर्फ दो ग्रुप्स हैं, एक अमाइनो एक कार्बोक्सिल. दोनों के हम जो है वो pKa ले लेंगे, उन दोनों को जमा कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे. दैट मीन्स वी आर टेकिंग दी pKa1 एंड pKa2 का एवरेज जो है दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. सो pKa1 इसमें क्या थी, दैट इज 2.34 एंड pKa2 और pK2 इज 9.6. इन दोनों की हम एवरेज लेते हैं तो PI और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और आइसोइलेक्ट्रिक pH इज 5.97. The farther the pH of the glycine solution is from its PI, the greater the net electric charge of the population of the glycine molecules. कि जितनी दूर हम कहते हैं कि PI से होगा, जिस तरह आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से जितनी दूर सोल्यूशन की pH होगी 2.3 पे, उसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसी तरह नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है. इसी तरह जितनी 9 की तरफ जाती जाएगी, 12 की तरफ जाती जाएगी, उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा. एट एनी pH बिलो इट्स pH ग्लाइसिन हैज़ अ नेट पॉजिटिव चार्ज. जितनी उससे लो pH है उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज होगा एंड विल मूव टूवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. ग्लाइसिन का 5.9 उसकी हम डिफाइन करते हैं, 5.6 उसकी जो है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है. जिस बिलो pH 2.7 या 2.3 पे जो है उसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज होगा और ये कैथोड की तरफ जाएगी. इसी तरह जिस एट pH अबव इट्स PI, जिस तरह 9.6 है या 10 है या 12 है, इतना ही उसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज होगा. और इस टाइम पे अगर इसको रन करें तो इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड द एनोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. सो दीज आर द फ्यू derivations which we have derived from or we have assumed from the titration curve of glycine.